हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर क्लास 12 बच्चों। अब तक हमने अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन, उसका नोमेनक्लेचर एंड उसके आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाउ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा क्या स्पेशल होता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होगा, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या है, या किस तरीके से दे फॉर्म बॉन्डिंग। पर्टिकुलरली हम बात करने वाले बॉन्ड फॉर्मेशन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपसे एक पॉइंट कहा था, वर्नर थ्योरी, दैट व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर स्पेशल। और उसमें जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है इट डू नॉट डिसोशिएट, और जो आयनाइजेशन स्फीयर होता है दैट डिसोशिएट। तो उसमें वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी इन अ सब्सटेंस, देयर इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी डिसोशिएट होती है और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होती है दैट डू नॉट डिसोशिएट, या फिर वो स्प्लिट नहीं होता। सो वो जो वर्नर थ्योरी थी दैट एक्सप्लेन अबाउट लिटिल बिट अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिक आइडिया के बारे में हमें वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। बट व्हेन वी टॉक इन डिटेल और इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब हमें जैसे जैसे और ज़्यादा डाटा पता चला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और अदर प्रॉपर्टीज शो करती है, तो वो प्रॉपर्टीज हमें वर्नर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। सो फर्स्ट वन विल टॉक अबाउट ड्रॉबैक ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी की ड्रॉबैक क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है वो हम कैसे समझ सकते हैं। तो वर्नर थ्योरी के देयर आर थ्री बेसिक वर्डिंग से ड्रॉबैक। वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन तो किया था कोऑर्डिनेशन व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बट दिस थ्री पॉइंट्स वर्नर थ्योरी कैनॉट एक्सप्लेन। फर्स्ट वन, एबिलिटी ऑफ ओनली सर्टेन एलिमेंट्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहला वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कुछ ही एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं एंड बाकी के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म नहीं करते। तो क्वेश्चन आता है कि क्या बेसिस है, कौन से एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कौन से नहीं फॉर्म करते। बेसिकली वर्नर ने तो सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी की बात की थी। सो विच एलिमेंट विल शो प्राइमरी वैलेंसी एंड विच एलिमेंट्स विल शो सेकेंडरी वैलेंसी। तो कौन से एलिमेंट ऐसे, तो वो नहीं बताया वर्नर ने। सेकेंड, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड्स, सी हियर वी हैड स्टडीड आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, एंड जो भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से होंगे या इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की वजह से होंगे दैट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि देयर इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। अगर उस डायरेक्शन से ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बट वर्नर ने इस बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बिकॉज उस टाइम एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स नहीं थे बच्चों, याद रखना है। बाद में आए दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, किस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, किस तरीके से डायरेक्शनल होगा। एंड फाइनली ही कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो बच्चों, कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डायमैग्नेटिक होते हैं, कुछ पैरामैग्नेटिक होते हैं। बेसिकली पैरामैग्नेटिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, और डायमैग्नेटिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल में। दैट्स व्हाई दे आर डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, जो कि वर्नर ने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया बच्चों। दैट वॉज एक्सप्लेन बाय अदर थेरीज। सो अब वर्नर थ्योरी के चैप्टर खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे मॉडर्न थेरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो लेटेस्ट तो नहीं, बट वर्नर थ्योरी के बाद जिन लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक्सप्लेनेशन किया, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हाउ दे बिहेव, उनके बारे में। अब देखो बच्चों, बात क्या थी कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो हमें मिल चुके थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पता थी, बस हमें उसके लिए थ्योरी लिखना था। तो स्टार्टिंग में आया हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वी आर हैविंग 4 थ्योरीज फॉर दिस कोऑर्डिनेशन मतलब फॉर द केमिकल बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट वन इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी को हम शॉर्ट में वीबीटी बोलते हैं, दैट वी डिस्कस इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। वीबीटी हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में डिस्कस किया है। सेकेंड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी थ्योरी। फोर्थ, मॉडर्न ऑर्बिटल थ्योरी, तो एमओटी हमने ये भी केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया, लेकिन देन लिगैंड फील्ड थ्योरी, एलएफटी। दिस नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एंड हमें सिर्फ ये दोनों पढ़नी है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और एल्स वी कैन से कि हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो थ्योरी मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये दो थ्योरी के बारे में ही हमें डिस्कशन करना है, बाकी हमें डिस्कशन नहीं करना। अप टिल दिस पॉइंट विल डिस्कस ओनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले इतना नोट करो, उसके बाद फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें क्या बताया गया, व्हाट इज द बेसिक आइडिया अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी ने हमें बताया कि जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस हम यूज़ करने वाले हैं, वॉट एवर द मेटल कॉम्प्लेक्सेस और मेटल एटम कॉम्प्लेक्सेस नहीं, मेटल कॉम्प्लेक्स तो बनेगा बाद में, तो जो मेटल हम यूज़ करने वाले दैट मेटल मस्ट हैव एम्प्टी ऑर्बिटल, मतलब उसमें वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, और वो भी देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सी वीबीटी हमने केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर था 11th क्लास में उसमें डिस्कस किया था, तो वीबीटी इज रिलेटेड विद द हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर भी हम हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक्स आपको आते, वो हम नहीं डिस्कस करने वाले डायरेक्टली। व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ orbitals to form new orbital which are having same energy and same shape। तो सेम एनर्जी वाली, मतलब पहले अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, देन दे विल इंटरमिक्स, मिक्सिंग होगा उनका, दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनका शेप सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, उनके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, वो हमने 11th में ही देख लिया था, कैसे इंटरमिक्सिंग होता है, कैसे न्यू बॉन्ड्स कैसे न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। बट वॉट इज इंपॉर्टेंट हियर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें बताता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। रिमेंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और एक्चुअली इट इज द वन टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। इट इज द कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ अ कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर उसे कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, बिकॉज देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जहाँ भी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल आएगा या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड ही कहते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बताया, मेटल कॉम्प्लेक्सेस अराइजेस व्हेन, मतलब जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो कब बनेगा, व्हेन फील्ड लिगैंड ऑर्बिटल, मतलब जो बाहर से जो लिगैंड्स है, लिगैंड एक्सटर्नल सब्सटेंस जो मेटल एटम के साथ, मेटल आयन के साथ अटैच होने वाले हैं, जिसे हम लिगैंड कहते हैं। लिगैंड के बारे में हमने पूरा लेक्चर देखा है एक पूरा, अगर नहीं चेक किया है तो वो पूरा वीडियो पढ़ के आओ पहले। So field ligand orbitals means they should have a paired electron, मतलब उसमें क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उस लिगैंड में, उस चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, वी हैड सीन सम एग्जांपल्स, है ना। तो उनमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे एंड वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा मीन्स डोनेट और ये नहीं होने वाला, बस इट विल हेल्प अस फॉर व्हाट यू कैन से ओवरलैपिंग में मदद करेगा। ओवरलैप्स विद द वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन मेटल, तो मेटल के वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल पर ओवरलैप करेंगे एंड दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसकी वजह से हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। देन वी हैड दिस डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं है। सो मेटल का ऑर्बिटल है देयर, दिस इज ऑर्बिटल यू कैन सी, एंड ये एम्प्टी है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मेटल एटम या मेटल आयन में फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने वाला है वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बच्चों। एंड लिगैंड में लोन पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे एंड लिगैंड विल ओवरलैप विद द मेटल के साथ ओवरलैप करेगा। सो वैकेंट मेटल हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड ऑक्यूपाइड लिगैंड ऑर्बिटल, मतलब मेटल वैकेंट होगा और लिगैंड का ऑक्यूपाइड रहेगा बच्चों। एंड ओवरलैपिंग है, इफ देयर इज ओवरलैपिंग दैट इज डायरेक्शनल, रिमेंबर दिस इज डायरेक्शनल कोऑर्डिनेट, सो दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड। उसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो की तरह। कोवैलेंट बॉन्ड हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे एरो से, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक लिगैंड पूरा अपने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे रहा है या मेटल आयन को डोनेट तो नहीं बट हेल्प कर रहा है उसकी, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो व्हाट एजम्पशंस, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कौन से एजम्पशंस यूज़ किए जिसकी वजह से वी अंडरस्टैंड हाउ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। सो एजम्पशन क्या है, सबसे पहला बहुत ही सिंपल एजम्पशन जो मैंने यहाँ पे बताया वही पॉइंट सेम बहुत सारे थ्योरी में लिखा हुआ है, दैट्स ऑल। सो सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो देखो अब हमने क्या बोला था यहाँ पर कि सेंट्रल मेटल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहेंगे, लिगैंड वहाँ पर आके अटैच होगा। सो जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने एम्प्टी ऑर्बिटल लगेंगे। सो देयर विल बी एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेटल के पास में कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स रहेंगे, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों। अगर उससे कम रहेंगे तो बॉन्ड कैसे बनाएगा, ज़्यादा हो सकते हैं। सी कभी कभी ऐसा होता है कि उसके पास ज़्यादा एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, बट वी कंसिडर डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, मतलब इट इज़ अगेन उसकी डिटेल्स में हम बात करेंगे आने वाले जो थ्योरी है CFT थ्योरी में। नेक्स्ट वन
empty orbitals of the metal ion hybridized to give the equal number. This one also I told you कि this theory VBT is related with hybridization in 11th class कि जितने भी compounds form होते हैं they form due to the hybridization. ये theory है इसका coordination compound covalent bond के लिए. So here hybridization of orbital takes place, उसके बाद overlapping होगा. वो भी क्या, हाइब्रिडेशन होने की वजह से क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव इक्विवेलेंट एनर्जी दैट वी डिस्कस इन 11th क्लास कि जो भी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो जाती है उनकी एनर्जी, उनका शेप सब सेम होता है, वो इक्वल कंसिडर किए जाते हैं. सो लिगैंड विल हैव एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन विल हैव हाइब्रिडाइज टू गिव. तो जितने भी उसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हमने क्या बोला, एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, और जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे वो हाइब्रिडाइज हो जाएंगे. देन थर्ड वन मेटल एटम आयन कैन यूज. अब इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आता है कि इट कैन यूज N-1D, NS, NP एंड ND. टोटल देखो तो जो मेटल्स, ऐसे मेटल या ऐसे मेटल आयंस विच कैन यूज N-1D, NS, NP एंड ND ऑर्बिटल्स, दे कैन फॉर्म ओनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो ऐसे मेटल्स जिसमें N-D, NS, NP, ND का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम उसको बोल सकते हैं. तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके बारे में हम बोल रहे हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड ऑन द डी ऑर्बिटल. तो ND है, मीन्स इट इज द D, N-1D इसमें होगा. सो अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में बात की जा रही है कि ट्रांजिशन मेटल्स कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कॉम्प्लेक्सेस, एंड ड्यू टू देयर हाइब्रिडाइजेशन वी गेट दिस डिफरेंट शेप जो हमने अभी डिस्कस किया था. आइसोमर में स्क्वायर प्लेनर बन सकता है, टेट्राहेड्रल बन सकता है एंड ऑक्टाहेड्रल. तो बेसिकली हम दो ही टाइप के डिस्कस करेंगे, आगे मैं बताऊंगा कि करके, ये सिर्फ असम्पशंस हम डिस्कस कर रहे हैं. देन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद लिगैंड ऑर्बिटल्स विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. तो जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो किसके साथ पेयर होंगे, दे विल पेयर विथ लिगैंड, जिस लिगैंड में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो नहीं ओवरलैपिंग होगी, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, बिकॉज ये खाली है. ओवरलैपिंग दो इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही, दो इलेक्ट्रॉन होंगे ओवरलैपिंग में तब ही ओवरलैपिंग हो सकता है. इसके बाद इफ कॉम्प्लेक्स इज कंटेन, अब देखो ये जो कंपाउंड बनने वाला है उस कंपाउंड में इफ देर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिटल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इट विल शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. और अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट विल शो डायमैग्नेटिक. सो व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, मतलब पैरामैग्नेटिक मीन्स वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और अगर उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इट विल शो डायमैग्नेटिक, इट विल नॉट शो एज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. देन स्ट्रॉन्ग लिगैंड. सो ये जो 6 पॉइंट है इट इज अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने थोड़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स उसे पता था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स भी पता थे, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बेसिक, एक अलग सा उन्होंने लॉजिक यूज़ किया जिसका कोई उनके पास प्रूफ नहीं था. सो दे यूज की स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स like NH3, Ca-, CO, etc. forces electron to pair up against the Hunt's rule of maximum multiplicity. तो वो क्या करते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम जैसे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में हम एक पहले ऑर्बिटल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं, तो वो इस रूल को तोड़ता है और कुछ नया ऐड करता है. तो हम डिस्कस करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. तो फिलहाल इतना एजम्पशन से इसको नोट करेंगे एंड देन फिर हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये तो थ्योरेटिकल लिखा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि बेसिकली हमें क्या, ये सब जो पॉइंट्स है वो क्या कहना चाहते हैं. ठीक है, फर्स्ट राइट दिस डाउन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज़ करेंगे तो हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने. सी एज सच कोई बहुत बड़े स्टेप्स नहीं फॉलो करने. जैसे कि अपने केमिकल बॉन्डिंग में VBT थ्योरी जब हम यूज़ करते थे तो दो एलिमेंट होते थे. वी फर्स्ट राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहले हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे, मतलब पहले एटॉमिक नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देन उनमें से किन का ओवरलैपिंग होने वाला है, कौन से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, देन विल डिस्कस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते थे एंड देन फिर उनका ओवरलैपिंग करते थे. सेम थिंग यू हैव टू सी हियर, यहाँ पर भी वही स्टेप है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लिखे होते हैं लेकिन स्टेप्स वही होने वाले. हम देखेंगे एग्जांपल्स में, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे लिखने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं. फर्स्ट आइडेंटिफाई द सेंट्रल मेटल एटम. अब आपको कॉम्प्लेक्स इतने अच्छे से पता है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा रहेगा, ये तो आप डिटरमाइन कर सकते हो. सेकेंड, डिटरमाइन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करना एक टास्क है. तो उसमें कभी कभी आयंस भी होते हैं, कभी कभी विदाउट आयन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो जाती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना. इसलिए थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. पहला मेटल मिल गया, मेटल मिलने के बाद क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव कर रहा है वहाँ पर,
थर्ड उसका नंबर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मेटल का नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा और आयन के स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, दैट यू नो कि नॉर्मल कंडीशन में इट विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर उसमें चार्ज है, सपोज मेटल +1 है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक इलेक्ट्रॉन कम लेना पड़ेगा। 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम लेने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। जो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके हिसाब से आप उसे चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, ठीक है। देन फोर्थ नंबर, चेक द नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड डिसाइड हाइब्रिडाइजेशन। तो लिगेंड्स चेक करना है हमें कि 4 लिगेंड है, 6 लिगेंड है या 5। तो एक्चुअली लिगेंड्स तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने भी हो सकते बच्चों, लिगेंड्स के कोई लिमिटेशन नहीं है। बट रिमेंबर हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी आर हैव टू स्टडी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। 5 भी हम बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब ना के बराबर। आइसोमरिज्म में भी हमने देखा कि 5 के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, मतलब बहुत ही रेयर टाइम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उससे, क्योंकि इट इज़ नॉट गिवन इन NCERT, सो विल नॉट टॉक अबाउट दैट इन द सिलेबस। सो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, 4 ऑर्बिटल लगेंगे। 4 कोऑर्डिनेशन वी टॉक्ड इन लास्ट पॉइंट की जितने कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने एम्प्टी ऑर्बिटल देना पड़ेंगे, उतना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिटल्स लगेंगे। sp3 मतलब एक s एंड 3 p's कंबाइन होकर टोटल 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए, तो टोटल 4 ऑर्बिटल्स ही बनेंगे। तो 4 sp3 या फिर dsp2 दो टाइप के हो सकती है कंडीशन। देन इसी में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कहते हैं तो इसमें भी 2 टाइप की कंडीशन होती है, d2sp3 और sp3d2। बट यहाँ पर sp3 में टेट्राहेड्रल कंडीशन थी और dsp2 में स्क्वायर प्लेनर बनता है बच्चों। ये दोनों अकॉर्डिंग टू इट्स ज्योमेट्री आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस में टेट्राहेड्रल बन रहा है, किस में स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तब तो सिर्फ एक ही आपके पास ज्योमेट्री आती है, ऑक्टाहेड्रल, दैट इज़ d2sp3 हो या sp3d2 हो। अब आप बोलोगे सर d2sp3 ऐसा लिखा है आपने, फिर नीचे sp3d2 लिखा है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? d इसके पीछे लिखना चाहिए था सर, spdf ऐसा होता है। तो बच्चों ये जो d2sp3 है ये इनर ऑर्बिटल्स लिया है, इनर ऑर्बिट का d है इसलिए पहले d लिखा है, ये आउटर ऑर्बिट का d है। विल सी विद एग्जाम्पल, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैंने d पहले यहाँ पर लिखा है, d बाद में यहाँ पर क्या लिखा है। देन 5th वन, अब हमें क्या हो गया, मेटल मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गई, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी मिल गए। तो अब यहाँ पर हमें हाइब्रिडेशन पता है, तो अब क्या करेंगे हम, बैकएंड ऑर्बिटल। तो अब इसमें से कितने को बैकएंड रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, हमको हाइब्रिडेशन पता चल गया, तो अब अंदर वाले डी को खाली रखना है या बाहर वाले डी को खाली रखना है, कौन से डी को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड करेंगे, दैट विल सी, एंड फिर उसका हाइब्रिडाइज नाम लिखेंगे। सी हाइब्रिडाइजेशन में भी हम ऐसे ही करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद कौन से ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो हम लिखते थे, उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन के जो ऑर्बिटल नाम है वो लिखते थे। सो 7th वन, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स। एंड जब हमारे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन जाएगी तो लास्ट पॉइंट तो हमारा बस क्या, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पे लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, या इट विल बी या डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सो हियर इस पॉइंट को मैंने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर डिनोट किया। लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारे पास में 4, 5, 6 का दिया है, यहाँ पर 5 भी दिया है। तो 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है या dsp2। sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, dsp2 में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी। रिमेंबर दैट 5 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो sp3d ओवरलैपिंग sp3d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनता है, याद रखना। एक ही इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही बनता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइंगल रहेगा, ऊपर एक नीचे एक, ऐसे दैट इज द स्ट्रक्चर फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 अगर रहता है तो sp3d2 या फिर d2sp3। ओके, तो ये 2 कंडीशन, अगर आउटर d लिया है तो d2 बाहर का रहेगा, इनर लेंगे तो d ऑर्बिटल, इफ d ऑर्बिटल इज फ्रॉम इनर ऑर्बिट तो d2sp3 लिखना पड़ेगा। बट दोनों में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही बनने वाली है, बिकॉज 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 अलग अलग चले जाएंगे, 4 एक प्लेन में रहेंगे, एक ऊपर एक नीचे, दैट इज ऑक्टाहेड्रल कंडीशन, दैट वी नो। आइसोमर में हमने स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ लिया है। देन फाइनली कि सर ये जो ज्योमेट्री है ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, तो ये ज्योमेट्री डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि वो कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसा कोई रूल नहीं था, कुछ उसने प्रूफ नहीं कर पाया, इस वजह से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या है,
नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि हमें इनर डी ऑर्बिटल यूज़ करना है कि आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ करना है, कि यहाँ पर सी इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं। जब सी एन नंबर 6 है तब तो कोई गड़बड़ नहीं होने वाली, लेकिन जब 4 है तब टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर, तो 6 के लिए तो आप डायरेक्ट ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही लिखते हो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन इट इज़ फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दैट टाइम देयर विल बी प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा मतलब एग्जांपल तो नहीं, लेकिन हम जिन मेटल्स की बात करने वाले दे विल बी कमिंग इन बिटवीन या देखो एटॉमिक नंबर 20 to 21 to 30, 21 से लेकर 30 शक्ति वक्रमण फेकोनिकोजन। सो इन बिटवीन दैट मतलब आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, सो ये जितने भी एलिमेंट्स है, क्रोमियम है, तो ये आते हैं 21 से लेकर 30 के बीच में जो मेटल्स आते हैं उनमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने आयरन का, तो आयरन की अगर हम बात करते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 26 है, तो आप एटलीस्ट 30 तक के याद कर लो। एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो 20 to 30 वाला सीरीज याद कर लेना, शक्ति वक्रमण फेकोनिकोजन। सो दैट इज अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे सर, इतना बड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो याद रखो, देखो जब स्टार्ट करते हैं हम तो 1s2 लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2 के बाद देखो बच्चों या 3s2, 3p6, देन 3p6 के बाद हम आते हैं 4s2 में, देन 3d आता है। रिमेंबर दैट इज पॉलिश एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू पॉलिश प्रिंसिपल। या सो हियर इफ यू काउंट द नंबर, काउंट करोगे यहाँ पर 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18 एंड 4s2 20, तो 4s2 तक के 20 हो जाते बच्चों, याद रखो 4s2 तक के 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो जब भी आप स्टार्ट करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको कैसे लिखना है 3d 4s, क्योंकि राइट इन हियर इन 3d 4s एंड 4p एंड 4d। तो सबसे पहला तो आपका 4s का ऑर्बिटल फिल होगा, क्योंकि 4s आ गया यहाँ पे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4s में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इसका मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया 20, याद रखना। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4s तो एटॉमिक नंबर 20 हो गया। तो आप 4s टू स्टार्ट कर सकते हो, 4s 3d लिखेंगे, 4s 4p 4d। अब आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब एटॉमिक नंबर 26 है, तो 20 यहाँ पर हो गए, 21, 22, 23, 24, 25 एंड एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा 26। सी ये हमने पहले ही पढ़ा है हंस प्रिंसिपल में कि यू कैन नॉट पेयर डायरेक्टली, पेयर नहीं कर सकते, पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके बाद फिर पेयरिंग होगी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स हमने सेपरेटली दे दिए एंड 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किया। अब इंपॉर्टेंटली जैसे कि मैंने बताया था n-1 ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। देखो बच्चों ये है ND आउटर मोस्ट ND है ऑर्बिटल, ये है NP, ये है NS, ये है n-1D। इनमें से ये सभी के सभी ऑर्बिटल्स हमारे ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर 3D वाले ने पार्टिसिपेट किया, 3D 4s एंड 4p, देखो 3D यहाँ लिखा है मैंने, 3D 4s एंड 4p, तो ये हो गया D2 sp3, तो इनर ऑर्बिटल। अगर बाहर वाला ऑर्बिट और d ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करता है तो उसे हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये हम एग्जांपल में देखने ही वाले हैं, तो पहला इतना नोट करेंगे एंड फिर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइनली अब यहाँ पर हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हुआ, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कि किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हैं या क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम लेते हैं फाइनली एग्जांपल्स के, एक एग्जांपल से समझते हैं कि हाउ वी अप्लाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किस तरीके से अप्लाई की जाती है और क्या क्या रूल्स बनते हैं वहाँ पर। तो मैंने एग्जांपल लिया है फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड। अब एक कंपाउंड का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कंपाउंड ए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पर, जस्ट मैं इसको ताकि मैं इसे चेंज कर सकूँ बार बार। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो sp3 रहेगा तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनती है, हमने दैट इज यू डिस्कस इन 11th क्लास ओनली। अब NiCl4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहला हमारा सेंट्रल मेटल कौन सा है बच्चों? निकेल। हमारा सेंट्रल मेटल है निकेल। निकेल का व्हाट यू कैन से एटॉमिक नंबर इज 28, शक्ति वक्रमण फेकोनिकोजन। ओके, सो दैट इज 28। तो 28 आता है इसका निकेल का। नाउ ये तो हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ये हमें पता चल गया। लिगैंड कौन सा है? लिगैंड इज
Cl4, तो लिगेंड है Cl, क्लोरीन. सो क्लोरीन इज अ, वी कैन से, ये तो मेटल एटम के बारे में, क्लोरीन इज अ वीक लिगेंड. तो बच्चों वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में NH3CO नेगेटिव बताया था मैंने, ठीक है. सो क्लोरीन तो हमारा वीक लिगेंड में आएगा यहाँ पर, ठीक है. चलो अब नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एल्स ऑक्सीडेशन स्टेट. हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है इसका. तो हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट. चलो निकेल का मैं X ले लेता हूँ, X प्लस बच्चों क्लोरीन का कितना होता है -1. तो 4 क्लोरीन से 4 × -1 और बाहर क्या है चार्ज -2, इसलिए -2. तो X - 4 = -2. तो X = क्या आएगा, -4 इधर चले जाएगा, +2. राइट. कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है. मतलब निकेल के ऊपर आ रहा है हमारे पास में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. या सो ठीक है, यहाँ तक की कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी. चलो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब निकेल ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन. इसका मतलब निकेल 28 था और उसने Ni2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले. क्या इतना, तो अब जब वो Ni2+ बन गया तब इसका इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे इसके पास में, 26. क्या ये बात समझ में आ रही. ये चीज़ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया. एक्चुअली ये तो बेसिक है, नहीं बताना चाहिए, बट फिर से मैंने एक बार बताया, इसके बाद वाले एग्जांपल में नहीं बताऊंगा. चलो निकेल का 28 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम देखते हैं कैसे आएगा. डायरेक्टली मैं वो बॉक्स वाला फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पर. 3D 1 2 3 4 5 4s 4s2, क्योंकि 28 है तो 4s2 एंड 1 2 3 4p 4p देन 4d 1 2 3 4 5 4d. क्लियर है यहाँ तक क्या. तो अब 28 है तो 4s2 रहने वाला है, 20 यहाँ पर हो गया, 3d 8 होगा यहाँ पर. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2. ठीक है, तो ये हुआ निकेल 28 का बच्चों. लेकिन हमें निकेल क्या बनाना है, निकेल +2 है तो हमें +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा. सो निकेल +2 हियर, निकेल 28 +2. ऐसे नहीं लिखते एक्चुअली, ये 28 ही रहता है, +2 बना के ये हो जाता है 26 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो सेम यही रहेगा, बस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे. तो बच्चों रिमूव कहाँ से करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स है. आप कौन से ऑर्बिट 3D से रिमूव करोगे, 4s से रिमूव करोगे. तो आपको पता है व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो इट विल लूज फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, इनर मोस्ट शेल से नहीं होता, इनर ऑर्बिटल से, ऑर्बिट से नहीं होता. तो सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4n. ये है 4n है हमारा, आउटर मोस्ट शेल 4 है. तो हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से रिमूव होगा. सो दैट इट विल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज 2 3 4 5 1 1 2 3 and then here 1 2 3 4 5. ठीक है, तो here it will become 3d 6 4s2 4p और 4d में तो वैकेंट है, इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं हुए, दिस इज सेम. जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो सॉरी ये नहीं चेंज होगा, ये 0 होगा. ठीक है, ये 3d 8 वैसा का वैसा ही रहेगा. 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर. यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, सॉरी है ना, 0 हो गया. ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तभी तो निकेल 2+ बन गया. तो दिस इज अवर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल गई. तो अब हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा, देखो बच्चों ये तो पूरे पेड़ है. अब ये जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन इज वीक लिगेंड, ये वीक लिगेंड है. इट विल कम टू निकेल, ये निकेल के पास आएगा और बोलेगा कि कितने हैं हमारे पास क्लोरीन, 4 क्लोरीन से. कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन से. तो ये क्लोरीन इसके साथ अटैच होने के लिए बोलेगा कि मैं आता हूँ यहाँ पर अटैच होने की कोशिश करता हूँ, या फिर मतलब मुझे जगह चाहिए. निकेल सपोज कि उसका ये पूरा घर है और क्लोरीन ने बोला कि मुझे यहाँ रहना है. तो ये 3rd फ्लोर हो गया, 3rd ऑर्बिटल 3rd फ्लोर, 4th ऑर्बिटल मतलब सॉरी 4th ऑर्बिट मतलब 4th फ्लोर. सो क्लोरीन बोला कि इसने चेक किया ये तो पैक है, ये भी पैक है, ये भी पैक है. एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते. तो ये 2 घर में एक अकेले थे. तो व्हाट ही सेड टू निकेल कि अरे भाई ये जगह खाली कर दो थोड़ा सा मेरे लिए. तो 4 में से 1 नीचे रहेगा, बाकी 3 ऊपर रह सकते हैं. तो
वो निकल के तो ये इलेक्ट्रॉन के पास चला गया कि ये आप ट्रांसफ़र हो जाओ, यहाँ पे पेयरिंग कर लो, जैसे हंस रूल में हमने बोला था। तो क्लोरीन तो वीक है, तो वीक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन तो वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड को इलेक्ट्रॉन ने देखा और इलेक्ट्रॉन ने बोला कि ये तो वीक है, तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसको बोला कि हम नहीं हटेंगे, आप दूसरी जगह चले जाओ। तो क्लोरीन चुपचाप ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया। सो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ऑक्यूपाई व्हाट यू कैन से इनर ऑर्बिट। वीक इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इनर ऑर्बिट नहीं लेगा, अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो इनर ऑर्बिट को इसको धक्का मार के भगा देगा। तो हियर अब 4 ही हमें कितने चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पर एक और ये 4, तो ये मिलाकर sp3 हाइब्रिडेशन बनाएंगे और ये कंबाइन करके ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp3 एंड sp3 बनाएंगे। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। यहाँ पर हमारे पास आएंगे क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी क्लोरीन्स के पास 4 क्लोरीन है हमारे पास में, एंड दे विल डोनेट दिस टू दिस एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज क्लोरीन। तो यहाँ पर हमारा बॉन्डिंग हुआ, मतलब लिगैंड फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा अभी कि निकल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेने के बाद फिर हमने एम्प्टी ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडेशन किया एंड देन विल फॉर्म अ लिगेंड्स में कितने लिगेंड्स है, 4 लिगेंड्स है। 4 लिगेंड्स ने मिलकर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बना दी। कैसे बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, निकेल इज हियर, one chlorine is above, one chlorine is here, one chlorine is here, actually it is 3 dimensional, तो उसको 3 dimensional डिनोट करने के लिए हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। if you remember 3 dimension में ये सामने है हमारे, ये दोनों दो ही एक प्लेन में होते हैं, याद रखना। ठीक है, एंड एक को इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग, ये दोनों अलग प्लेन है में, ये दोनों सेम प्लेन में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हुआ NiCl2 और चार्ज कितना है इसके ऊपर, 2 नेगेटिव। तो बच्चों 2 नेगेटिव बनाना भी ज़रूरी है, दैट इज 2 नेगेटिव एंड दैट इज ये कितना हो गया हमारे पास में -2। और ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लाइक CH4 मीथेन की तरह स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है। नाउ इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला वीक लिगेंड था, वीक लिगेंड की वजह से क्या हुआ, इट इज़ फॉर्मिंग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, सॉरी इनर नहीं बनाएगा, ऑर्बिटल कौन सा यूज है, आउटर, ये तो इनर का 3D था तो आउटर। सो एज ओनली आउटर ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, सिर्फ आउटर ऑर्बिटल यूज हुए तो इसे क्या बोलेंगे हम, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पहला पॉइंट ये समझ में आ गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोला इसे। सेकेंडली इसके लिए कंडीशन भी थी कि ये वीक ऑर्बिटल था, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करा देता और ये डी यूज़ किया जाता बच्चों, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। जब स्ट्रॉन्ग, इसके बाद वाला एग्जाम्पल में हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कैसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट वन, इफ़ यू सी द इलेक्ट्रॉन्स स्पिन, देखो इलेक्ट्रॉन का स्पिन यहाँ पर पेयर्ड है तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बट यहाँ पर एक साइड में स्पिन है। सो बिकॉज ऑफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वी कैन से बिकॉज ऑफ देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से हमारे पास 2 कंडीशन आ रही है, एक तो हमें स्पिन मिल रहा है यहाँ पर, अगर पेयर्ड होते तो स्पिन कैंसिल हो जाता, पेयर्ड मतलब प्लस माइनस में स्पिन कैंसिल होता। तो हियर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स पहला आएगा, हाई, ये पहला एक पॉइंट यहाँ का है, ठीक है छोड़ देते हैं इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे, कि जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा इसमें स्पिन ज़्यादा होगा। एंड सेकेंडली इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इट शोज, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में मैंने बताया था इट शोज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सो इट शोज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपाउंड के लिए। अगेन इसमें हमें पढ़ना है कि हाउ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक, मतलब अनपेयर्ड, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, 1, 2। तो वी कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। सो इसमें हमें
देखना है मैग्नेटिक मूवमेंट, दैट इज द क्वेश्चन। समटाइम क्वेश्चन आता है उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पर। मैग्नेटिक मूवमेंट यू स्टडी इन फिजिक्स, और इस टॉपिक को हमने एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको बताया था। म्यू इज कैलकुलेटेड बाय अंडर n+2। तो बच्चों n इज दिस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर कितने हैं 2, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, हर एक में अलग अलग होंगे। यहाँ पर 2 है, तो अगर यहाँ पर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालता हूँ दैट इज 2 × 2+1 दैट इज √2 × 3 दैट इज √6। तो वैल्यू विल बी लाइक, ये 4 से बड़ा है मतलब 2 पॉइंट समथिंग, सो म्यू वैल्यू इज समथिंग 2.85 पकड़ लो चलो। सो दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इफ म्यू इज ग्रेटर देन 0 दैट टाइम द सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक। रिमेंबर, अगर म्यू की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इट इज पैरामैग्नेटिक। इफ म्यू इज इक्वल टू 0 दैट इज टाइम इट इज डायमैग्नेटिक। तो जितने भी डायमैग्नेटिक वाले सब्सटेंस रहेंगे उसमें म्यू की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पर हुआ हमारा पहला कंपाउंड। उसके बाद हम बाकी सभी कंपाउंड में इस तरीके से स्टडी करेंगे, तो ये नोट कर लो बच्चों। उसके बाद फिर हम सेकेंड कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड दूसरा कौन सा हाइब्रिडेशन था बच्चों हमारा DsP2। तो वो हमारा वो वाला हाइब्रिडेशन देखते, पहले इसको नोट कर लो। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हमने लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडेशन दिया है हमने DsP2। D मीन्स इनर ऑर्बिट, देन ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर। उसका ज्योमेट्री जो रहने वाला है वो स्क्वायर प्लेनर रहने वाला है। कैसे आएगा विल सी, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहला एग्जाम्पल NiCN4, साइनो ग्रुप लिया है। तो पहला तो मेटल कौन सा है बच्चों यहाँ पर, निकेल। अगेन सेम एग्जाम्पल, निकेल लिया हुआ है मैंने, एटॉमिक नंबर 28। देन साइनो, रिमेंबर अब मैंने साइनो ग्रुप लिया Cn-, तो साइनो ग्रुप इज एक्चुअली Cn- बोलो या Cn, इट इज नेगेटिव इन चार्ज, एक चार्ज -1 उसके ऊपर चार्ज होता है। सो इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग, पहले टेल मी। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से ये जो हमने जो स्ट्रक्चर देखा था वीक का, कि इट इज फॉर्मिंग आउटर, हमने यहाँ पे जैसे लिखा था आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर क्या होगा विल सी। तो ये साइनो है, ठीक है। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैलकुलेट करना है, तो जैसे निकेल का x ले लिया, प्लस साइनो का माइनस है तो -1 × 4 इक्वल्स टू टोटल चार्ज इसके ऊपर -2 है, x - 4 इज -2, x इज इक्वल्स टू +2। तो निकेल +2 होने वाला है यहाँ पर। तो फिर से इसका सेम यही सिचुएशन, +2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी बताया था। तो यहाँ पर भी सेम होने वाला है कि 28 थे, 8 यहाँ पर चले गए। Ni+2 होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। अब देखो साइनो ग्रुप है, साइनो है स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों साइनो ग्रुप क्या करेगा, इट इज स्ट्रॉन्ग ग्रुप। तो ये आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को हटाकर इसको बोलेगा कि चल चुपचाप इस जगह पे चले जा। वो स्ट्रॉन्ग है तो ये इलेक्ट्रॉन को तो मूव करना ही पड़ेगा। क्लोरीन वीक था इसलिए ये मूव नहीं कर रहा था, बट अब ये स्ट्रॉन्ग है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कर देगा। तो यहाँ पर क्या होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, ये पेयर्ड हो जाएंगे और ये वाला खाली हो जाएगा, दिस इज वैकेंट। एंड यहाँ पर बाकी की तो खाली है ही। तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर दिस D, ये 3D एक है, 4s एंड 4p के 2, ये एक खाली रहेगा वो छोड़ दो, 3D 4s एंड p2। तो क्या बन रहा है, DsP2 हाइब्रिडेशन। DsP2 हाइब्रिडेशन कितने, 1 2 3 4, 1 ऑर्बिटल यहाँ का, 1 2 3 4, एक छूट गया तो यहाँ के 2 ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। सो दे विल फॉर्म अ 4 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, जिसका सबका नाम DsP2 रहेगा। ये तो आपको पता है, इट इज वैकेंट। अगेन ये वैकेंट रहेगा क्योंकि ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। जब हाइब्रिडाइजेशन बनता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने आप नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए हमारे पास काम कौन करने वाला है, साइनो ग्रुप। तो साइनो के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, साइनो ग्रुप 4 साइनो ग्रुप है हमारे पास, 4 साइनो ग्रुप, 4 साइनो ग्रुप। दे विल गिव द दिस इलेक्ट्रॉन्स टू दिस ऑल द वैकेंट ऑर्बिटल। सभी वैकेंट ऑर्बिटल को ये एक व्हाट यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। नाउ हाउ व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा इनका, स्क्वायर प्लेनर बताया मैंने अभी आपको। तो निकेल इज हियर, इट इज साइनो, इट इज साइनो, इट इज साइनो, हियर इट इज साइनो एंड इट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा NiCN4 एंड चार्ज कितना है, -2। इसके ऊपर अगर हम चार्ज लगाते हैं दैट इज -2
तो स्क्वायर प्लेनर तक की समझ में आ गया। अब इसके आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज़ किया गया है तो सबसे पहला क्या लिखेंगे हम, इनर ऑर्बिटल यूज़ किया गया। तो एज ओनली, अब यहाँ पर मैंने आउटर लिखा था, एज यहाँ पे क्या आएगा, इनर ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, इनर ऑर्बिटल आर यूज्ड, आर मतलब इज यूज होगा, आर नहीं इज यूज्ड, इनर ऑर्बिटल इज यूज्ड, इट फॉर्म्स, अब इनर ऑर्बिटल यूज हुए तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एंड प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहाँ पर इसे नहीं कंसिडर करना, इसे नहीं कंसिडर करना, ये हमारा फाइनल आया था, तो ये सभी के सभी पेयर्ड है। तो प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पेयर्ड है तो स्पिन क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इट इज, वहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड जहाँ पर देयर इज ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा इट फॉर्म्स अ डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो चलो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैंने से मिटाया नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों यहाँ पर 0 है। तो हमारा आंसर मतलब म्यू का जो आंसर है, ये तो पुराना वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, n की वैल्यू 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, तो अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन होने की जो भी लिगेंड्स बनने वाले हैं वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि लिगेंड ही 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया, तो न्यू की वैल्यू 0 हो गई, एंड ये बन गया डायमैग्नेटिक। तो दिस इज 0, दिस इज 0, और ये आंसर भी हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि अंडर 0 तो 0 ही होता है। ठीक है, सो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड ऑल दिस थिंग। तो दिस इज एग्जांपल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड इनर और ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज किया गया। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमारे पास 6 होगा तब की बात करते हैं। और एल्स यहाँ पर कभी कभी कंडीशंस होंगे कि ये देखो, ये जो निकेल है ये 28 है, बट अगर हम कि 25 से छोटा अगर मैं एटम लेता हूँ, जैसे मैंने 21, 22 वाला लिया सकती हूँ, अगर स्कैंडियम, टाइटेनियम ऐसे कुछ लिया, तब क्या होगा, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट। पहले इसको लिख लेते हैं, फिर हम वो वाला एग्जाम्पल बात करते हैं। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो ज्योमेट्री हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन कंडीशन आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है, डिपेंडिंग ऑन, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो इट इज़ इनर कॉम्प्लेक्स, और अगर वीक लिगेंड होता है तो आउटर कॉम्प्लेक्स। वो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही समझा। तो लेट अस टेक इट इज़, थोड़ा फास्टली करते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसे। तो इसका हाइब्रिडेशन होना D2sp3, D2 मतलब ये इनर कॉम्प्लेक्स बनाने वाला, ये तो आपको समझ ही गया होगा। अब कोबाल्ट है, कोबाल्ट NH36 हमारा एग्जाम्पल है, कोबाल्ट NH36। तो कोबाल्ट का व्हाट इज द एटॉमिक नंबर बच्चों, कोबाल्ट के बाद निकल, से निकल का 28 था, तो इसका 27 रहेगा। ठीक है, 27। सो आवर मेटल इज कोबाल्ट, लिगेंड इज NH3। तो बच्चों NH3 मैंने आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ही बताया था, तो इट इज अगेन स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो कोबाल्ट विल टेक X, अमोनिया का कोई मतलब चार्ज नहीं होता, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, तो 0 इज इक्वल्स टू +3 है, तो X की वैल्यू +3 हो जाएगी। मतलब हमारा जो कोबाल्ट है इट इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने लूज होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर लूज, 3 इलेक्ट्रॉन लेस लेना पड़ेगा हमें, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेस लेना पड़ेगा, जितना प्लस होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है वो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोबाल्ट 27। तो बच्चों मैंने आपको बताया था, दिस इज 3D, दिस इज 4S, दिस इज 4P एंड 4D। यहाँ पर भी 3D, 4S, 4P, 4D, और फाइनली यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखते हैं 27 का नॉर्मल, जब 27 है तो 20 यहाँ पर हो जाते हैं बच्चों, S2 कंप्लीट होता है, एंड यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27। तो इस तरीके से टोटल 27 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने क्या कहा कि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के लूज हो गए। अब बच्चा यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने सबसे लास्ट फिल किया दिस वन, तो ये तो पेड है, यहाँ पर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब आपको ध्यान में आया ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए, तो 2 यहाँ से लूज हुए और 1 यहाँ से लूज हुआ। तो दिस इज 3D, क्या है यहाँ पर 2, एंड ये है 3D 8, यहाँ पर 2, और यहाँ पे आएगा 3D 6। क्यों 6 हो गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए, तो 28 में ये 0 हो जाएगा, दिस इज 4S 0, ये सब एम्प्टी हो गया। अब बच्चे देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड, अटैक कौन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और मैंने क्या कहा था कि ज्योमेट्री है या जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहला, उसके बाद लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आके क्या करेगा, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है इनको बोलेगा कि चुपचाप अपने साथ एक जगह पर जमा हो जाओ,
अनपेयर्ड हो, पेयर्ड हो जाओ, मुझे ज़्यादा जगह लगने वाली है। तो ये क्या करेगा, लिगैंड इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह, मीन्स इट कैंसिल द हंसुल, हंसुल को कैंसिल करके इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह जमा कर देगा। सो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएंगे सारे के सारे 5। सो हियर व्हाट विल हैपन, दिस विल फॉर्म पेयर, दिस विल फॉर्म पेयर, ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर 2 एम्प्टी हो गई, 2 ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी नाउ। 3D के 2 एम्प्टी है, 4s तो पहले से था, 4p भी था, तो 1 2 3 4 5 और कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे 3। तो हाँ, जो हाइब्रिडेशन होगा इन सबको मिलकर हाइब्रिडेशन होगा 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स होंगे। इनका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा बच्चों, D है तो D2, 2 D आ रहे हैं तो D2 S, P के 3 आ रहे हैं P3, D2 sp3 हाइब्रिडेशन, दैट इज D2 sp3 हाइब्रिडेशन। और 3D जो हमारा ऑर्बिटल है वो कैसा हो जाएगा, अब इसमें से सिर्फ 3 ही बचेंगे, तो यहाँ पर 3D के 3 ही बच रहे हैं। तो याद रखना 3D के यहाँ पर 3 ही, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखते हो तो 3 ही बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो आप कन्फ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पर 3 ही क्यों बनाया, D ऑर्बिटल्स, D ऑर्बिट में तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पर हम 3 बॉक्स क्यों बना रहे हैं बच्चों, यहाँ से 2 ऑर्बिटल निकल के इन्होंने हाइब्रिडेशन बना दी, जिसका हमने D2 sp3 बोला। अब अमोनिया है हमारे पास, कितने अमोनिया है, 6 अमोनिया है। सबके पास लोन पेयर है बच्चों, सबके पास लोन पेयर है, ये इसको देगा, ये इसको देगा। सो दिस एम्प्टी ऑर्बिटल्स विल बी फिल्ड विद लोन पेयर ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से हमारा कंपाउंड बनेगा। एंड यू कैन सी ऑल आर पेयर्ड, सभी के सभी पेयर्ड है। सबसे पहला यहाँ पे ऑर्बिटल कौन सा यूज़ हुआ, 3D ऑर्बिटल यूज़ किया गया, मतलब 3D कौन से ऑर्बिटल यूज़ किए गए, 3D 4s एंड 4p। तो इनर, दिस इज इनर, 3 आ गए यहाँ पर, तो इनर ऑर्बिटल यूज़ किया है, एज इनर ऑर्बिटल इज यूज, इट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। फिर से ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे पेयर्ड है बच्चों। कोई डिफिकल्टी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, सभी के सभी पेयर्ड है, इसलिए लो इसमें आएगा लो स्पिन, क्योंकि स्पिन कैंसिल हो जाएंगे। तो पहला आएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड डायमेटिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 आने वाला है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, तो इट इज़ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये एक डायमेटिक सब्सटेंस बनाएगा, कोबाल्ट हेक्सा अमोनियम कोबाल्ट 2+3, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड D2 sp3। अब हम sp3 D2 के बारे में बात करेंगे। पहले इसको नोट करो, इसको लिखो, इसके एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड और भी आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, वो भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। इसी में आप देखते हैं हम ये स्ट्रॉन्ग था इसलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बना, अगर वीक बनेगा तो कैसा कंपाउंड बनेगा, विल सी दैट वन। ओके बच्चों, अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, COF6। F इज, मतलब अब देखो यहाँ पर हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बट हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा sp3d2, मतलब बाहर का D, 4th ऑर्बिटल का D लेने वाले ऑर्बिट का। एंड इसकी ज्योमेट्री रहेगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहने वाली बच्चों। यहाँ पर हमारा मेटल है CO, लिगैंड है फ्लोरीन और फ्लोरो बोलते हैं हम इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो बाकी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो सेम रहेगा, वो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस क्यों सेम रहेगा देखो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम लोग, X फ्लोरीन का माइनस चार्ज होता है, प्लस 6 × -1 इसका प्लस चार्ज है, सो X - 6 = +3। सो इसके ऊपर जो चार्ज होगा देखो, X सॉरी यहाँ पर जो चार्ज आने वाला है -3 आएगा बच्चों, यहाँ पर -3 आता है, चार्ज -3 होता है इसका। सो X = +3। अगेन जो कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, सो दैट मीन्स सॉरी +3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसने, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वही बनेगा। देखो ये CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ये मैंने लास्ट एग्जाम्पल में भी यही बताया था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वीक लिगैंड है, वीक लिगैंड इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो पावरफुल नहीं है। तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इन 4sp3d2 का होगा, sp3d2। कैन यू अंडरस्टैंड, ये ऐसा कैसे रहेगा, ये सेम वैसे ही रहने वाला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही रहेंगे, एक ही पेयर्ड है, बाकी के अनपेयर्ड है बच्चों, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये कंबाइन करके 1 2 3 4 5
6 1 2 3 4 5 6 sp3d2, इन सभी का नाम sp3d2 रहेगा। आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा है सब ऑर्बिटल का नाम sp3d2 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 होता है। और हमारे पास लिगेंड है फ्लोरो, फ्लोरीन के लोन पेयर 6 फ्लोरो हम यहाँ पर ले लेंगे। ये सभी यहाँ पर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा एंड इट विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बच्चों आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्लोरो यहाँ पर भी तो दे सकता है। बच्चों हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि मेटल का ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल में ही लिगेंड बनेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल से ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, बाकी से कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। सो इन दिस वे दिस इज कंपाउंड इज फॉर्म, इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। अब बच्चों मैंने लास्ट में आपको एक जो CONH3 का स्ट्रक्चर था वो नहीं बताया था, तो यहाँ पर देखो CO, एक फ्लोरीन यहाँ से, एक फ्लोरो यहाँ से, एक फ्लोरो यहाँ से। हमने ये स्ट्रक्चर्स तो पहले भी देखे बच्चों ऐसे आइसोमर्स में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इसमें क्या चार्ज है, इसमें -3 चार्ज है। अगर अमोनिया लेते तो वहाँ पे +2 चार्ज आता, +3 चार्ज आता और अमोनिया होते फ्लोरो की जगह पे, तो उसका भी आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, वो मैं भूल गया बताना आपको। तो स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं इनर है कि आउटर है, तो देखो ऑर्बिटल कौन सा यूज़ हुआ है, 4s के बारे में हम बात करें कि 4s ऑर्बिटल यूज़ किया गया है। यहाँ पर 4s ऑर्बिटल यूज़ किया गया है, तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल्स आर यूज, आउटर ऑर्बिटल यूज़ किए गए, तो इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखो यहाँ पर ये 4 1 2 3 4 अनपेयर्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये दो इन चारों का स्पिन कैंसिल नहीं हो पाएगा, इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट इज क्या होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक। सो इट इज पैरामैग्नेटिक, जैसे कि हमने बोला था। अगर हम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, n = 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 4, तो यू कैन सॉल्व दिस वन। क्या होगा, न्यू की वैल्यू √4, 4 + 2 दैट इज 4 6 24, इसकी वैल्यू आएगी न्यू = ये 4 है, 4 + 2 6, 4 6 24, ये 24 आता है, मतलब स्क्वायर 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में, तो 4.85 ले सकते हो। बोर BM, ये मैंने आपको नहीं बताया था, BM इज बोर मैग्नेटॉन, ये यूनिट है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है बच्चों, तो ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट का यूनिट होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट एक फिजिक्स का टर्म है, मैग्नेटिज्म चैप्टर में आप फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर वो हमारा कंपाउंड नंबर ये थर्ड कंपाउंड के बारे में हमने बात किया था, तो ये कंपाउंड नंबर C करना चाहिए इसको, थर्ड कंपाउंड, तो सॉरी फोर्थ, ये तो फोर्थ चल रहा था हमारा, फोर्थ कंपाउंड हो गया। इसके पहले वाले में C कर देंगे आप, गलती से मैंने वो B ही रहने दिया। तो यहाँ पर हमारा हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 sp3d2, D2 बाहर क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज आउटर ऑर्बिट इज यूज। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो यहाँ भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रहने वाला है, अमोनिया में भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था। अब बस एक यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इनर कॉम्प्लेक्स बन रहा था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा था और डायमैग्नेटिक बन रहा था। ये 3 चीज़ें याद आ रही थी आपको, तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो। और जब हम वीक लिगेंड यूज़ करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड पैरामैग्नेटिक बनेगा जब वीक लिगेंड यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 से ज़्यादा आएगा, लेकिन ये हमेशा लागू नहीं होता, इट इज़ नॉट ऑलवेज करेक्ट। ये इफ़ द एटॉमिक नंबर इज अबव 25 तब ये चलेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं लोअर देन 25 एटॉमिक नंबर, जैसे कि हम टाइटेनियम का एग्जांपल देखेंगे, अभी हम एग्जांपल देखेंगे जिसमें ऑटोमेटिक वीक रहे या स्ट्रॉन्ग रहे, वीक लिगेंड होगा तभी हमारे पास लो स्पिन आएगा। देखो कैसे आता है, चलो हम चेक करते हैं। पहले इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास आते हैं, एक्सेप्शंस नहीं है, कंडीशन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो जाए तब क्या गड़बड़ होती है, तब वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात नहीं आती। अभी हमने जनरल टर्म में, मतलब मैं जनरल टर्म भी लिखूंगा यहाँ पर एक करके, जनरल टर्म में हमने क्या कहा था, इन जनरल टर्म व्हाट वी सेड कि इफ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग और लिगेंड इज वीक, तो ये 2 कंडीशन पर हम बात कर रहे थे। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये बनेगा
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और लिगेंड वीक है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये चाहे 4 हो चाहे 6 हो, किसके लिए, सबके लिए अप्लाई किया था हमने। देन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ऑल और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम बोलेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑलवेज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे हमारे पास में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। देन हमने इसी को क्या कहा था, इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको हमने हाई स्पिन कहा था। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है बच्चों। दिस इज डायमैग्नेटिक एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। लेकिन बच्चों ये जो कंडीशन है, इट इज व्हेन फॉर एटॉमिक नंबर वी कैन से 26 से 30 के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। बट अगर 25 से नीचे है, लाइक टाइटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम, तो जस्ट विल सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगा, टाइटेनियम इट इज 2 3 4 5 3D, कितना आएगा 2 3D2 4s2, यहाँ पर 4p, हियर इफ विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, तो 4s2 आया तो यहाँ पर 20 हो गए, 20 के बाद यहाँ पर 21 22। तो देखो बच्चों यहाँ पर 3 वैकेंट ऑर्बिटल है, पहले से ही 3 वैकेंट है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कौन सा बनाएगा, दिस विल फॉर्म ऑलवेज, ये कौन से, दे विल फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर वो बनाते हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दिस इज दे विल फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये ऑर्बिटल लेने के बाद वो लेता है, चाहे इसमें D3sp2 ले लें या D3sp2 अगर लेता है, D3sp2 लेता है 3 3 6, तो क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फिर भी सी यहाँ हमने बोला था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो देखो बच्चों ये भी अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है, तो इसका उल्टा हो गया। ये सारी कंडीशन वहाँ पे फॉलो होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक। बात समझ में आ रही। सी इनर ऑर्बिटल है वो, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो हमेशा ये चलेगा, ऐसा नहीं है। बिलो दिस टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम के लिए इसका उल्टा होगा। सेम सिचुएशन वैनेडियम, क्या होगा 1 2 3, तो यहाँ पर 2 D ऑर्बिटल है, तो D2sp3 इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट इसमें भी फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। देन क्रोमियम, दिस इज 22, दिस इज 23, दिस इज 24, तो क्रोमियम में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो भी यहाँ पे D है, DsP3 या DsP2, मतलब इसमें क्रोमियम में मोस्टली कंडीशन नंबर हम 4 देखते हैं, DsP2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक आएगा। तो हियर देयर इज नॉट द, मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे तो बात और होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का भी इफेक्ट पड़ेगा, बट जब वीक लिगेंड आते हैं तब भी यहाँ पर वीक लिगेंड रहने पर भी हमारे पास ये कंडीशन आ सकती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन एंड पैरामैग्नेटिक। तो ये बात यहाँ पर हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे अबाउट द डिमेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहले ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे अपने पास, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम में चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ वो ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ना कि आउटर, ना कि ये प्रॉपर्टी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसमें पहले से ही प्रेजेंट है बच्चों। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम में होती है, ठीक है बच्चों। तो नोट करेंगे एंड देन फिर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस की बात करते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, फाइनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारी डिटेल में समझ की खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे लिमिट। वी हैड कंप्लीटेड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नाइसली एंड विद एग्जांपल्स। आपको और भी एग्जांपल्स, बुक के एग्जांपल, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखने होंगे, तब आपका वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्चुअली उसने एक्सप्लेनेशन तो बहुत सारे किया, बट प्रॉब्लम उसका था ऐसा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिटेल्स उसने कंपाइल करके उसकी थ्योरी बना दी। ऐसा कुछ स्टडी करके, मतलब स्टडी तो की होगी लेकिन बस थ्योरी बने, फॉर दैट कंपाउंड देयर इज सम थ्योरी, दैट इन दैट वे उन्होंने बनाया। कोई इसके लिए प्रूफ्स नहीं थे उनके पास। लाइक नंबर ऑफ अजम्पशन, बहुत सारे अजम्पशंस किए। पहला लिमिटेशन नंबर ऑफ अजम्पशन, दे टुक नंबर ऑफ अजम्पशंस। हमने अजम्पशंस की लिस्ट देखी है। डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन फॉर मैग्नेटिक डाटा। तो ये जो क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन हमने जो लिखा, तो इट इज़ नॉट गिवन बाय दैट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने वो म्यू वाला फॉर्मूला नहीं दिया था बच्चों। वी हैड फाइंड आउट, मतलब वो अलग तरीके से फिजिक्स से हमको मिला। हियर वीबीटी ने नहीं दिया। डज नॉट एक्सप्लेन कलर एग्जिट। तो ये जो कलर वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो डिफरेंट स्पेशल कलर्स, वो तो उसने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया क्यों कलर शो करते कुछ अलग अलग कलर्स। देन डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन फॉर थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटीज। तो बच्चों VBT cannot explain thermodynamic and kinetic stability of coordination compound। तो इसके बाद जो CFT उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये लिमिटेशंस क्या होते हैं, जो CFT के प्लस पॉइंट होते हैं वो यहाँ पर लिमिटेशन में हम पढ़ते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि इसने जो डिस्कवरी की है, जो दिस थ्योरी इज गिवन, जो उसके बाद वाली थ्योरी होगी उसमें जो प्लस पॉइंट होंगे वो इसके लिमिटेशंस में हम ऐड कर देते हैं। देन डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस ऑफ ज्योमेट्री। तो बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ज्योमेट्री होती है, नॉर्मली हमारे पास जो भी थ्योरी होती है फॉर बॉन्डिंग, ऑल द बॉन्डिंग थ्योरीज विल गिव अस द प्रेडिक्शन कि कौन सा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर क्या बनेगा। बट ये वीबीटी ने क्या किया कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर पहले स्टडी कर लिया। हाँ, ये स्क्वायर प्लेनर है तो इसमें ऐसा होगा, ये ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें ये हाइब्रिडेशन होगा। इसने ऐसा नहीं बताया कि ये हाइब्रिडेशन होने की वजह से ये इट विल शो टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। व्हाट दे सेड कि इसका स्क्वायर प्लेनर है इसलिए दिस हाइब्रिडेशन। तो इस तरीके से उन्होंने उल्टी थ्योरी लिखी। मीन्स नॉर्मली थ्योरीज क्या होती है, दे गिव डाटा एंड दे गिव थ्योरीज एंड उसके बेसिस पर हम एग्जांपल्स देते हैं। इन्होंने एग्जांपल्स लिया और उसकी थ्योरी लिखी। एंड फाइनली दे डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड। वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सी उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग लिगैंड है अमोनिया, कार्बन, CO, देन साइनो। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है बताया, लेकिन क्यों स्ट्रॉन्ग है क्यों वीक है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास, इन्होंने नहीं दिया था। देन इसके बाद हमारे पास CFT आएगी, दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बच्चों। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आया, सभी टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक CFT के बारे में हम डिस्कस करते हैं।